हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का जो सीबीटी एग्ज़ाम चल रही है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए फाइनली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अभी आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है उससे ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, यानी कि टोटल क्वेश्चन 75 पूछे जा रहे हैं। तो हम ओनली इस वीडियो में ट्रेड थ्योरी का ही कवर करेंगे 38 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा हम एम्प्लॉयबिलिटी का 25 क्वेश्चन, वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन ये जो सॉल्व कराए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप ज़रूर देख लीजिए अगर फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आपका एक सेट तैयार हो जाएगा जिसमें टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप ये दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए। तो ओनली हम इसमें ट्रेड थ्योरी का सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो इस पर ऑलरेडी हम बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को भी एक बार यूट्यूब में जा करके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा प्लायर का उपयोग तार को हुक तथा लूप बनाने के लिए किया जाता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और इसको हम अपनी कई बार वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। राउंड नोज प्लायर का हम तार का हुक तथा लूप बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। बाकी ये सभी प्लायर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फ्लैट नोज प्लायर जो होती है, इस प्लास का जो मुंह होती है या नाक बोल सकते हैं, आगे से चपटा होती है और इसका उपयोग हम तारों को पकड़ने, मोड़ने तथा खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग हम संकीर्ण जगह पर पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और डायगोनल कटिंग प्लायर का, जैसा कि आप नाम से इसका जानते हैं, वायर कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चारों प्लायर जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि बिजली की मात्रा की इकाई क्या होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो बिजली की मात्रा की इकाई जो होती है कूलाम होती है। आवेश की मात्रा जो होती है वो कूलाम होती है और आवेश की एसआई मात्रक जो होती है कूलाम होती है। तो ये सारे आपको विभिन्न तरह के क्वेश्चन में इधर उधर करके दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ पर दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 का वोल्टेज पात का मान बताइए। यानी कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, R1 का वैल्यू 100 है, R2 का वैल्यू 200 ओम है और R3 का 300 और R4 का 400, यानी कि R2 का आपका वोल्टेज पात ज्ञात करना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका सभी का प्रतिरोध को हम ऐड करते हैं। तो वोल्टेज पात निकालने के लिए हमको V बराबर IR का फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर V का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। R का भी वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर I का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम पहले I को निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर I बराबर V बटा R वाला फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। I बराबर V बटा R, इसी फार्मूला की सहायता से हम पहले I निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो I बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम V बटा R, ठीक है। V का मान 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और R जो है हमारा टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1000 ओम। हम टोटल जोड़ेंगे तो इसको कट कर देंगे तो 20 बार में कट हो जाएगा, 1/20 एम्पियर आ जाएगा I का मान। तो इसको हम भाग दे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मेरा I का वैल्यू आ गया। अब उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर उस फार्मूला को हम लिखेंगे V बराबर IR, ठीक है। यहाँ पर V2 का मान आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो 2 में हुआ है वो पता हो जाएगा। तो यहाँ पर I का मान कितना आया था, 1/20। R2 का प्रतिरोध कितना है, 200 ओम है, तो यहाँ पर 200 के काट देंगे, 20 या 200, यानी कि V2 का जो वोल्टेज पात आएगा
वो 10 ओम आ जाएगा। 10 ओम देख रहे हैं जैसा कि बी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। बेहद आसान क्वेश्चन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती है अर्धचालक पदार्थ होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है इस रेती का क्या नाम है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यह जो रेती है वो किस प्रकार के है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। रफ कट रेती, रफ कट फाइल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। बाकी सिंगल कट, डबल कट ये आप आसानी से पहचान लेंगे, जिसमें सिंगल कट होती है और डबल वाला में डबल कट होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है गलनाकृत लोहे के लिए किस प्रकार सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो बेहद आसान ऑप्शन इसमें है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट ऑप्शन डी को चूज करेंगे। यहाँ पर गलनाकृत लोहा के पूछा गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाए। अगर आपसे पूछा जाता कि टीन की चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जस्ता क्लोराइड यानी कि जिंक क्लोराइड, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे गलनाकृत लोहा का पूछा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यह क्वेश्चन सभी ट्रेड के लिए है और बेहद महत्वपूर्ण है और फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में किस प्रकार का कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग पीड़ित के लिए हम करते हैं जिसकी छाती और पेट में दोनों जगह चोट हो। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेशनल भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ हम चूज करेंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सैफर विधि का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित का जो है पीठ में छाला पड़ता है, तो इसे पेट के बल लिटा करके इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और होती है सिल्वेस्टर विधि। जब पीड़ित का पेट में छाला पड़ा हो तो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है। और मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि, ये दोनों जो विधि होती है सबसे सरल विधि होती है और सबसे प्रभावशाली विधि होती है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो अगर हम व्यास को दोगुना करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध का मान है 4 गुना कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी के साथ चूज करें। कई वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, जो कि आर समानुपाती 1/A होता है। अगर यहाँ पर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा और प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन जो है इसका हम बी के साथ चूज किए। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ चला जाएगा। यह हिस्टेरेसिस को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर जो हम ए को यहाँ पर चूज करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पूछा गया जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपके लिए होमवर्क में है। इसी वीडियो को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करना है। ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद आसान है और यह कई बार इसको भी बताए हुए हैं। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त किया जाता है। तो बैटरी की क्षमता जो होती है एम्पियर हावर में व्यक्त की जाती है। तो एम्पियर हावर जो है डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। बैटरी की क्षमता को हम AH यानी कि एम्पियर हावर में दर्शाते हैं। इसके अलावा सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सारे पॉइंट जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग जो होती है 3 जगह पर किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला होता है जो वो जनरेटिंग स्टेशन में, जो कि पहला ही ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सब स्टेशन एस इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं सब स्टेशन में, ग्रिड स्टेशन GS लिख देते हैं और जनरेटिंग स्टेशन GS
इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एक ग्रिड है और ये जनरेटिंग है, ये सब स्टेशन। तो ये तीनों जगह पर जो हम उपयोग करते हैं सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम एक के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से किसे जाना जाता है, इसे आप जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, नियॉन इंडिकेटर लैंप, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नियॉन संकेत लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर बी के साथ यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, पूछा है इसमें शंट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है। शंट प्रतिरोध सामग्री का जो नाम है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस शंट प्रतिरोध का जो नाम है मैग्नीन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, और मैग्नीन का आपको से अगर प्रतिरोधकता पूछा जाता है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 4.82 10⁻⁻7 होता है। कभी कभी इसका प्रतिरोधकता पूछ देता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव के कारण मापने में कौन सी त्रुटि होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्रभाव त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव के कारण मापने में जो त्रुटि होती है उसे प्रभाव त्रुटि के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ हम चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मीटर का नाम क्या है, और एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में जो है कौन सा मीटर के बारे में दिखाया गया है ये आपको बताना है। तो इसके चारों ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस मीटर का नाम जो है AC और DC मल्टी रेंज एमीटर, जो कि सी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे, AC और DC मल्टी रेंज एमीटर। करेक्ट आंसर सी के साथ हम यहाँ पर चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है यदि सिटी का द्योतक को खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपसे ये इसमें पूछा गया है जो सिटी ट्रांसफार्मर होती है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखेंगे तो क्या होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। सिटी के जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी कि द्वितीय कुंडली वह जल जाएगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है किस प्रकार का रिले AC और DC दोनों पर संचालित किया जा सकता है। यानी कि कौन सा रिले जो है दोनों पर कार्य करती है, AC पर भी और DC पर भी। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। आवेग रिले जो होती है AC और DC दोनों पर कार्य करती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ज्यावक्रिय AC के फॉर्म फैक्टर क्या है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 1.1 यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। AC का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो ज्यावक्रिय में 1.1 होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए किस प्रकार का कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जेनी कैलिपर का हम जो है उपयोग समानांतर लाइन खींचने के लिए तथा बेलनाकार वस्तु को सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और यह जो होती है हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला गया, अब इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया तांबे के परमाणु में आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आबंध चक्र का मतलब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता वाला यहाँ आपसे पूछा गया है। तो तांबा का पहले आपको
परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसका जो होता है Cu का वो 29 होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कीजिएगा तो 2, 8, 18 और लास्ट वाला में जो आएगा 1 आएगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि कितना इसमें होती है। तो 1 होगा जो कि राइट ऑप्शन ए में है। आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं 8 और 2 10, 10 18 28 और 1 29। तो लास्ट में जो है 1, इसी को आपके बारे में पूछा गया कि आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है संधारिता को मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो इस पर हम कई बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संधारित्र को मान जो हम कम कर सकते हैं उसके प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा करके कम कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 22 का सी के साथ चला गया। बात हुई है संधारिता की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। संधारिता जो होती है एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा चालक के आकार व आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसे हम संधारिता कहते हैं। और इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग विद्युत पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बैटरी के आवेशन के दौरान, यानी कि बैटरी के चार्जिंग के दौरान, ठीक है, वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ए के साथ चला जाएगा। गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए वेंट प्लग को खुला रखा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है निमी से ही हैं। आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छी तरीक़ा से वीडियो को देखे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को आसान तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे CBT एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चांदी का जो रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 mg प्रति कूलम्ब होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इसका रासायनिक तुल्यांक ये होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी कभी प्रतिरोधकता भी पूछ देता है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोधकता जो होती है इसका 1.59 गुने 10 के पावर -8 होता है। 10 के पावर -8 इसकी प्रतिरोधकता होती है, किसकी, चांदी का, रजत का, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। AC परिपथ में पावर फैक्टर को बेहतर जो हम बना सकते हैं वो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ करके। तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी के साथ चला जाएगा। संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो है पावर फैक्टर बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, यह क्वेश्चन हैमर से रिलेटेड है। इस हथौड़ा का क्या नाम है। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस हथौड़ा को जो हम नाम से जानते हैं क्ला हैमर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। 26 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। क्ला हैमर का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है DC श्रृंखला में MCB का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो DC श्रृंखला में हम जो MCB का अनुप्रयोग करते हैं लोकोमोटिव में करते हैं। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 28 का बी के साथ चला जाएगा। दर्दनाक झटका लग सकता है। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। कोई संवेदना नहीं, 5 एम्पियर तक होता है। हृदय आघात 50 एम्पियर तक हो सकता है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 28 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह ट्रांसफार्मर की आकृति है और यह किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 30 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। कोर टाइप
ट्रांसफार्मर जो होती है एल आकृति में होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी वाइंडिंग जो होती है बेलनाकार, अंडाकार या आयताकार टाइप के होती है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये बेलनाकार टाइप में इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। और इसका आकृति हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से यह देखने में होता है इसकी वाइंडिंग। तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो 30 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में तेल की नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का एक पार्ट होती है ब्रीदर, उसमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अगर मेरा ट्रांसफार्मर वाला वीडियो देखे होंगे तो आप राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल जो है राइट ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। तो ट्रांसफार्मर वाला भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या काम होती है, विस्तार पूर्वक उस वीडियो में बताया गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 32 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो मीटर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज करेंगे। 32 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में वायरिंग सामग्री का यहाँ पर नाम पूछा गया है कि कंडक्ट सामग्री का क्या नाम है। तो यह 4 ऑप्शन है और इसका जो चित्र होता है कुछ इस तरह से होता है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह देखने में इस तरह से होता है और इस कंडक्ट सामग्री का जो नाम है, आप जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसे निरीक्षण बेंड के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 34 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वायरिंग में जो लूपिंग सिस्टम में जो फेज कंडक्टर को लगाया जाता है वो सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी के साथ हम लोग चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या उद्देश्य होती है। यानी कि जो हीटर होती है उसमें जो बेस प्लेट होती है विभिन्न स्थान पर उसमें सुरक्षा खांचा बना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 35 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी के साथ हम चूज करें। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर को किस हानि का निर्धारण किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है उसके द्वारा ट्रांसफार्मर को किस हानि को निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार का हानि हुआ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा जो है ए के साथ चला जाएगा। ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए को चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 37 का राइट ऑप्शन जो है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन 37 का सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर का कार्य होती है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है, इसीलिए इसे एक्सपेंशन टैंक के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज करेंगे। और मेन टैंक में तेल की कमी को भी यह पूर्ति करती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। 38 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो ये छोटा सा वीडियो था और इसी तरह के आपके सीबीटी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आसान। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो बना दिए, ज़रूर आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नाम से है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।